सियासत है तो खबरें हैं और जहां खबरें हैं वहां भी सियासत है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आज से एक नए बुलेटिन की शुरुआत की जा रही है जिसमें प्रदेश से जुड़ी दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें होंगी जो सियासी चाशनी में घुली हैं, जिन पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। क्योंकि जब मुद्दा गर्म हो तो जवाब मांगा जाता है, जब सवाल बड़ा हो तो जवाब मांगा जाता है और जब बात जनता की हो तो भी जवाब मांगा जाता है। लेकिन एक तरफा जवाब सिक्के के एक तरफा पहलू जैसा होता है, लिहाजा जरूरी है सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना। इसलिए जरूरी है दोनों हों आमने सामने। देश में कक्षा पहली से 8वीं तक की स्कूल 1 अप्रैल से खोले जाएंगे। इस बात की जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी। उन्होंने कहा कि नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है। कक्षा पहली से 8वीं तक स्कूल 1 अप्रैल से खोले जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। बच्चों की संख्या बढ़ने पर 2 पारी में क्लास लगाई जाएगी। बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों की इजाजत जरूरी होगी और वो भी लिखित में अभिभावकों की इजाजत चाहिए। स्कूलों को ज्यादा दिनों तक बच्चों को घर बैठाया नहीं जा सकता, ये उनका कहना है। नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। उसी अनुसार इस साल भी नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल से कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय किया, जिसमें पहली से 8वीं तक भी सम्मिलित किए जाएंगे। जहाँ जहाँ कोरोना है वहाँ कोरोना का प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए, वहाँ की परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए वहाँ के प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक वो मिलकर के तय करेंगे। लेकिन शेष जगह पर सावधानी पूर्वक कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्देश जारी कर रहे हैं, परंतु अभिभावकों का उसमें इन्वॉल्वमेंट और स्कूलों की जवाबदारी के साथ में हम नए शिक्षा सत्र को प्रारंभ। जहाँ पर कम जगह है, बैठने की समस्या है, इस कक्षा छोटे हैं, ऐसे संस्थान 2 पारी में भी चला सकते हैं। ये वहाँ के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और स्थानीय प्रशासन मिलकर। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही में जुड़े हुए हैं आशीष अग्रवाल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले आशीष अग्रवाल साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। अप्रैल से ये शुरू करने जा रहे हैं स्कूल पहली से 8वीं तक के लिए, लेकिन क्या तैयारी पूरी है? सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन, उसकी आमद दर्ज की गई है और लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री चिंता भी जता चुके हैं। सबसे पहले तो सरकार की कितने इसको 23 मार्च में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, उसको अगर समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस कोरोना को लड़ती आई है और भविष्य में भी लड़ेगी। आप कह रहे हैं भविष्य में भी लड़ेगी, लेकिन नरेंद्र सलूजा साहब, ये भी समझने की जरूरत है इस मामले में कि जब सरकार लड़ रही है तो फिर माता पिता का कंसेंट की जरूरत क्या है? माता पिता की इजाजत से ही स्कूल में एंट्री मिलेगी सलूजा साहब? हम पहले भी कहते आए कि कोरोना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलता है। कब इन्हें कोरोना को कम करना है, आंकड़ों को कब बढ़ाना है, इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। जब इनको आयोजन करना है, रैलियां करना हो, उपचुनाव कराना हो तो कोरोना के आंकड़े घट जाते हैं। जब विधानसभा का सत्र स्थगित करना हो तो कोरोना के आंकड़े बढ़ जाते हैं। कांग्रेस का आयोजन को निरस्त कराना हो, रैली विपक्ष की निरस्त कराना हो तो आंकड़े बढ़ जाते हैं। अभी नगरीय निकाय के चुनाव टालना है तो कोरोना के आंकड़े बढ़ गए। अब स्कूल खोल रहे हैं, ये पूरी तरह से निजी स्कूलों का दबाव है। बहुत बड़ी वसूली का खेल इसकी आड़ में किया गया है। लंबी चंदे की बुगाड़ की बातें बाजार में आ चुकी है। निजी स्कूलों ने भारी दबाव बनाया, कोई बड़ी रकम भी इकट्ठा पिछले कई दिनों से हो रही थी। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखिए देश भर में कई राज्यों में उदाहरण है जहाँ जहाँ स्कूल खुले वो बच्चे सैकड़ों की संख्या में संक्रमित हुए हैं। और नया स्ट्रेन आ चुका है। एक तरफ तो नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी शर्म की बात और आश्चर्य की बात है कि पहली से 8वीं बच्चे जो मासूम बच्चे होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि 12 साल के बच्चों को कोरोना काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं। मतलब बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार, ऐसा लग रहा है कि निजी स्कूलों के आगे घुटने टेक दिए या उनका दबाव प्रभाव या उनकी
जो मनी का खेल है, ऐसा लग रहा है कि आशीष जी इतना बड़ा दबाव खेल- तो नहीं है, आशीष जी दबाव तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नया सत्र शुरू होने वाला है और निजी स्कूल वसूली कर सकें, इसीलिए ये आनन फानन में फैसला ले लिया गया? नहीं, एक तो ये स्कूल वसूली कर सकें, ये कौन सी बात है? मतलब जो लोग शिक्षा देते हैं क्या वो वसूली करते हैं? दूसरी बात, वसूली नहीं कर रहे हैं आपके मुझे लोग लगता है कि वसूली कर रहे जैसी हैं, नजर वैसे स्कूलों से। नजारे। इन्होंने अपने समय में जो वसूली का खेल किया है उसी नजर से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को देख रहे हैं। दूसरी बात, आदरणीय सलूजा जी हैं, क्या जहां पर इनकी जहां पर स्कूल खोलने के निर्णय नहीं हुए तो कांग्रेस के दो तरह के पैमाने क्यों होते हैं? जहां पर इनकी सरकारें होती है वहां पे स्कूल खुलेंगे परंतु मध्य प्रदेश के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात, मंत्री महोदय ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है, मंत्री महोदय ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोरोना के लोकल मॉनिटरिंग कमिटीज हैं, जो जिला स्तरीय कमेटी है, वहां की भी जो ऑब्जर्वेशन होंगे उसको ध्यान। नहीं, लेकिन आशीष जी इसमें सवाल फिर एक और उठ रहा है कि जब आप नहीं आप ये परिजनों से जब आप लिखवा कर ले रहे हैं तो जिम्मेदारी फिर परिजनों की, फिर सरकार की जिम्मेदारी कहां से हुई? फिर सरकार फिर क्या करे कोरोना की रोकथाम के लिए? सवाल ये भी है। देखिए सबसे पहले तो ये सरकार नहीं है, ये सरकार है शिवराज सिंह की सरकार, और 23 मार्च के बाद मध्य प्रदेश को कोरोना से बचाया। हम जनसंख्या के मामले में लगभग 6वें नंबर पे हैं, परंतु कोरोना संक्रमण और उससे नुकसान के मामले में इस देश में 16वें नंबर पे हैं। तो जिस सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में ये करके दिखाया उस पर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कूल अभिभावकों से की डिमांड ज्यादा थी कि उनके बच्चे अब पढ़ने लिखने में जाएं, और मैं दोबारा कहता हूं नहीं तो फिर अभिभावकों से आप कह रहे हैं, नहीं सवाल ये आशीष जी कि अभिभावकों से आप लिखवा के ले रहे हैं, रिस्क उनकी होगी ना। स्कूल को तो चाहिए कि अभिभावक लिख कर दें, अभिभावक अगर नहीं चाहेगा तो फिर उस बच्चे के भविष्य का क्या होगा, यह भी समझना जरूरी है ना। सबसे पहले तो किसी पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। अगर कोई अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा स्कूल पढ़ने जाए तो कांग्रेसी कौन होते हैं वाले? दूसरी बात, मैं दोबारा कहता हूं, कांग्रेसी क्यों नहीं रोक करते हैं? दिग्विजय सिंह क्यों नहीं अपना एक चिट्ठी लिखते हैं कि वो क्या चाहते हैं? कुल मिला के इनके लेने के बाद। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। आशीष अग्रवाल जी की आवाज थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन उनका यही कहना है कि कांग्रेस का इस मामले पर अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग तर्क रहता है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा जब कहा जा रहा है तो अभिभावकों की इजाजत भी जरूरी होगी, यह भी कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अभी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने सरकार के इशारे पर नगरीय निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को नगर उदय कार्यक्रम के जरिए बीजेपी करोड़ों रुपए शहरी इलाकों को देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि 12 मार्च से पहले नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाना चाहिए। बीजेपी को छोड़ सभी राजनीतिक दलों की मंशा है कि जल्द नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएं। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही। रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस की नीयत में खोट है, जनता इनको जान चुकी है और ये हार मान चुके हैं। जितने भी लोग उपस्थित थे सारे राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सबने एक राय से कहा कि हाँ मत से चुनाव होना चाहिए। उसको उन्होंने नोट किया है, उन्होंने कहा शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी या किसी दल ने भी इस बात की मांग नहीं की कि पंचायतों चुनाव पहले कराया जाए, नगरीय बाद में कराए। हमारे तो कह रहा है नगरीय चुनाव की घोषणा आप आज या कल में करिए। तो जिनकी नियत में खोट है, जिनके आचरण चुनाव की दृष्टि से आप परिपक्व हैं, मुझे लगता है कि वो आरोप दूसरों पर ना लगाएं। जनता उनको जान चुकी है, हार ये मान चुके हैं। तो इलेक्शन से पहले जुबानी जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। और रजनीश अग्रवाल साहब फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, 12 मार्च को नगर उदय कार्यक्रम के जरिए करोड़ों रुपए शहरी इलाकों को दे दिए जाएं ताकि निकाय चुनाव जब घोषणा हो तो उसका प्रभाव उस पर पड़े, यह आरोप है आप लोगों पर। अगर विकास का प्रभाव चुनाव पर पड़ता है तो पड़ना ही चाहिए, लेकिन बढ़ाया जा रहा है उसको। ये आरोप ये भी है कि जानबूझकर तारीख को बढ़ाया जा रहा है। तारीख कोई भी हो, कभी भी हो, तारीख जब घोषित करना है वो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। और राज्य निर्वाचन आयोग जब तारीख घोषित करेगा तो स्वाभाविक है जो आचार संहिता लगेगी उसका पालन होगा। लेकिन उसके पहले हमने तो पिछले 8-9 महीने में भी
बिना किसी बजट का इंतजार किए हुए, बिना किसी उसका इंतजार किए हुए तेजी के साथ में काम करने का प्रयास किया है। इन 10-12 महीनों में समय साक्षी है कि जिस प्रकार विकास की योजनाओं पर काम हुआ है, वो कमलनाथ जी की 15 महीनों में, जो उस समय कोविड भी नहीं था, तो हमने किया है। तो इसलिए नगर उदय भी होगा, ग्रामोदय भी होगा, विकास की परियोजनाएं भी चलेंगी, हर एक काम करेंगे। और ये हर एक काम करेंगे आप कह रहे हैं। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? 12 मार्च से पहले निकाय चुनाव की तारीख होना चाहिए, कांग्रेस मांग कर रही है, क्योंकि आरोप ये कि नगर उदय जो कार्यक्रम है उसके जरिए बीजेपी करोड़ों रुपए निकायों को देगी और इसीलिए निर्वाचन आयोग पर दबाव सरकार बना रही है। बिल्कुल, कांग्रेस ये चाहती है कि ये जो खोखले जो जुमलेबाजियां हैं, जो घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं के होने से पहले, जिससे जनता के बीच में भ्रम पैदा ना हो, चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय कर दे। क्योंकि केवल और केवल चुनाव के लिए घोषणा करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी फिर से उदय के नाम पे जनता के बीच में एक भ्रम फैला के चुनावों का परिणाम बदलना चाहती है, तो इस पर कांग्रेस की ये मांग है कि या तो आप चुनाव की तारीख अभी तय करें या कुछ दिन रुक के करें, जिससे उदय के सत्यता सामने आ जाए। जो भी ये करने वाले हैं या जो कुछ होगा वो सामने दिखाई दे जाए। क्योंकि अभी तक रहा है, जिस भी जहाँ चुनाव होता था वहाँ शिवराज सिंह चौहान जी पहुंच के अनेक घोषणाएं करते हैं, पर धरातल पे आता कुछ नहीं है। पर चुनाव जीतने के लिए धोखा परेड, कभी ईवीएम पर आपत्ति, कभी तारीखों के मद्देनजर आपत्ति, चुनाव को लेकर करवाने पर आपत्ति। तो चुनाव को टालना टलवाने के मूड में तो कांग्रेस है। ये लिखित में ज्ञापन दे रहे हैं कि ईवीएम से, जब इसकी नोटिफिकेशन हो चुका, ईवीएम से चुनाव ना हो। मतदाता सूचियों पर आपत्ति कांग्रेस को, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन तमाम दावा आपत्तियों के साथ में हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो जिनकी नियत चुनाव कराने की नहीं है, जो बाहर ड्यूटी लगवा के बैठे हुए हैं स्वयं पीसीसी अध्यक्ष, अगर उनको चुनाव लड़ना होता तो असम में और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाते। जो अध्यक्ष है पीसीसी के, यहाँ जो एलओपी है यहाँ के, वो अध्यक्ष चुनाव तो खुद लड़वाना नहीं चाहते। हम तो विकास के काम करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है दुर्गेश जी, अधिकार देता है और जनता शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव प्रचार में उनका पूरी ड्यूटी लगी है। उसको आप क्या कहोगे कि मध्य प्रदेश में आप पूरी तरह से तैयार हैं और आप जरूरत नहीं है शिवराज सिंह जी? कांग्रेस के आधार पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उदय से पहले ऐलान की मांग कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस की नीयत में खोट है, ये बीजेपी कह रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है इस पूरे मसले को लेकर। और वक्त एक ब्रेक को अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना होगा। सदन पप्पू, मंदबुद्धि, झूठे जैसे शब्दों और जुमलों पर रोक लगेगी। विधानसभा सचिवालय विधायकों को असंसदीय शब्दों और जुमलों की जानकारी देगा, जिसका उनको इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही अमर्यादित शब्दों की भी जानकारी दी जाएगी। इनको यह जानकारी प्रशिक्षण वर्ग में दी जाएगी। स्पीकर गिरीश गौतम ने बताया कि लोकसभा में असंसदीय शब्दों के संग्रह के साथ मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली क्षेत्रीय बोलियों का भी अध्ययन होगा। विधानसभा में विधायक कौन कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी लिस्ट भी जारी होगी। स्पीकर गिरीश गौतम ने बताया कि सीनियर विधायक भाषा की ट्रेनिंग भी देंगे। बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों का इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं झूठ कहता हूं, तो झूठ शब्द का विधानसभा के भीतर कार्रवाई में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उसके स्थान पर असत्य कहें। इसी तरह से और भी कई शब्द हैं जिन शब्दों का चयन विधायकों के मुंह से नहीं होना चाहिए, न कहना चाहिए, इसलिए बार बार उनको विलोपित करना पड़ता है। तो ये विलोपन की संख्या कम हो, कम से कम विलोपित करना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे माननीय विधायकों को भी इस बात की जानकारी हो कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनको अपने को उपयोग नहीं करना। और लोकसभा में कोई इस तरह के शब्दों का चयन हुआ है, अपने यहाँ भी हम दिखवा रहे हैं कि और कौन शब्द हो सकते हैं। तभी जब विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग लगाएंगे उस समय वो शब्दों की सूची उनको देंगे कि इन शब्दों का विधानसभा के अंदर उपयोग न करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बार बार विलोपन करना पड़ता है। लोकसभा में भी हुआ है कुछ शब्दों का, मैं समझता हूँ 150-200 शब्दों का चयन लोकसभा में भी हुआ है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हो तो मैं गलत नहीं मानता। असंसदीय भाषा का उपयोग और प्रयोग दोनों लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है और इसे जितनी जल्दी गिरीश गौतम जी लागू कर दें हमारे स्पीकर, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन सबसे पहले जिस दल से वो आते हैं
स्पीकर बनने के बाद किसी दल के नहीं, लेकिन जिस दल से वो आते हैं उस दल को पहले समझाइश दें, वहाँ ज़्यादा इस शब्द का उपयोग हो रहा है। तो समझाइश किसे देने की जरूरत है, ये कांग्रेस की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा है, लेकिन माना यह जाता है कि माननीय जब चुन कर आते हैं तो शब्दों पर तो उनकी बड़ी लगाम रहती है। हितेश वाजपेयी साहब कांग्रेस बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हितेश वाजपेयी साहब, क्या माननीय मान जाएंगे सदन में जुमलों पर रोक लगेगी? फेंकू, पप्पू और तमाम तरीके की जो हम भाषा बाहर सुनते आते हैं, क्या सदन में ये रुक पाएगा? देखिए पुनीत जी, मैं एक तो आपकी जो कंसर्न है उसको बहुत भली भांति समझता हूँ और उसको सेकेंड भी करता हूँ। और बड़े मतलब ये तो कष्ट का ही विषय होता है कि युग के इस दौर में आप सोचिए, जो प्रथम पटल संवाद का है उसमें भी आपको इतने सीनियर लोगों को या इस लेवल के लोगों को मर्यादा सिखानी पड़ती हो जी, इन शब्दों का प्रयोग आप करेंगे, किनका नहीं करेंगे। तो अपने आप में मुझे लगता है कि ये व्यवस्था की जरूरत ना पड़े, इस अवस्था में कम से कम लोकतंत्र को और सदन की कार्रवाई को आना चाहिए। तो वो एक दिन सुनहरा दिन होगा और बाकी ठीक है, प्रक्रिया है, होना चाहिए। रहा सवाल सज्जन वर्मा जी का, तो शब्दों के चयन के मामले में मुझे नहीं लगता उनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई और रहा है, क्योंकि शूरवीर हैं वो साहब बोलने में और पूरी श्रृंखला है, आप निकाल कर दे सकते हैं। तो सबसे अग्रगण्य नेताओं में से हैं जो अपशब्दों का प्रयोग या अमानक शब्दों का प्रयोग राजनीति में करते हैं। तो अच्छी बात है, चश्मा उतार के वो बिल्कुल केवल सदन में ही क्यों, राजनीति में भी शब्दों की मर्यादा का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति की खुसूसियत ही ये है। पीसी शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पीसी शर्मा साहब, माननीयों की जुबान पर लगाम लगाने के लिए क्या ट्रेनिंग देने की जरूरत है और क्यों जरूरत आन पड़ रही है? देखिए, ऐसा ही जो विधायक चुन के आते हैं इनको 2-2 लाख जनता चुन के देती है, तो जिनका नाम अभी दे रहे थे डॉक्टर सज्जन वर्मा जी और दूसरे भी जो विधायक हैं, ये सब पुराने महारत हासिल है, इनको किसी तरह की सीख की आवश्यकता नहीं है। और कभी कोई किसी के बोलते समय, अपना उद्बोधन देते समय अगर कोई शब्द निकल भी जाता है तो ये विधानसभा की परंपरा रही है कि वो डिलीट कर दिया जाता है, और जो चीजें वहां नहीं होती हैं वो मीडिया में नहीं आती हैं। फिर ये परंपराएं चली आ रही है, ये कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। और जब भी कोई शब्द नहीं मिलता है किसी को बोलते बोलते और कोई दूसरा शब्द आ जाता है तो वो उसको सब हो जाता है। और जो गिरीश गौतम जी हैं हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, वो प्रकांड विद्वान है, वो इन सब चीजों को समझते हैं कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि बाहर से किसी उपदेश की जरूरत है वहां पर, चाहे अध्यक्ष जी को हो, चाहे विधायकों को हो या मंत्रियों को हो। सब वेल ट्रेन्ड, वेल भाषा के साथ से इक्विप्ड सब लोग हैं। और मैंने बताया ना कि जब कोई चीज आती है तो वो वहीं उसमें विलोपित होती है, सुधार होता है, दूसरा शब्द यूज कर लेता है आदमी। और लेकिन उनका ये कहना है, लेकिन गिरीश गौतम जी का ये कहना है कि विलोपन की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ रही है और इस बात की वो चिंता कर रहे हैं। वाकई में चिंता होनी चाहिए, और सदन के भीतर ही क्यों, बाहर भी चिंता होनी चाहिए। जिन शब्दों का इस्तेमाल आजकल ज्यादा बढ़ रहा है राजनीति में, वो शुचिता की राजनीति वाली बात फिर वो नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस